लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल के सारे विद्यार्थियों का, सारे अध्यापकों का और पंजाबी माँ बोली नाल प्यार करने वाले सारिਆਂ का स्वागत है। अज की वीडियो में असी फटाफट रिविजन कर रहे हैं उन्होंने बच्चों लिए जोड़े 12वीं जमात पढ़ते हैं और CBSE के थ्रू अपनी 12वीं जमात कर रहे हैं और यह सन है 2022-23 2022-23 और इस जितने भी चैप्टर्स ने अज असी उन्होंने फटाफट रिविजन करनी है। इस सारी वीडियो में असी वो सारे संखेप वो सारे विस्तृत यानी जो डिटेल वाले प्रश्न ने वो करांगे। तुसी इस वीडियो में साडे नाल जुड़े रहो। इस बारे जो तुहानू कोई होर प्रॉब्लम आती है या किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर साडे नाल शेयर करो, क्योंकि तुहाडे दिते हुए सजैशनस और तुहाडी कीतियां हुई गल्लां सानू अगलियां वीडियो में बहुत मदद करनगियां। सो असी शुरू करते हैं फटाफट रिविजन क्लास 12वीं और पूरी जो पुस्तक है लाजमी पंजाबी भाग 12 जिस विच CBSE ने इस साल किन्नियां कवितावां दित्तियां ने, किन्नियां कहानियां दित्तियां ने और सभ्याचार बारे किन्ने चैप्टर या लेख दिते ने, असी उस बारे पहले गल कर चुके हैं। असी हुण सारे चैप्टरां दी रिविजन एक बार कर रहे हैं। सब तो साड़ी पहली कविता है टुकड़ी जग तो न्यारी। इस किताब में जो न्यारी शब्द की स्पैलिंग है पुरातन तरीके की है, नन्ना ये नु कन्ना और रानू बिहारी। इस तरह से देखते हैं भाई वीर सिंह जो इस कविता के कवि ने उन्होंने केड़ी धरती नू सारे दुनिया तो अनोखी, सारी दुनिया तो वखरी और इस धरती का हिस्सा ना मन के अर्शां दी यानी आसमान यानी स्वर्गां दी चीज़ मन्ने। लो जी असी स्क्रीन ते ए सारे प्रश्न शेयर कर रहे हैं। तुसी इन्हां दिते हुए प्रश्नों नू जरूर अपनी कापी ते नोट करते रहो। सारा उत्तर लिखण दी अजे लोड़ नहीं, सारा उत्तर लिखण दी बजाय तुसी सिर्फ पॉइंट्स नोट करो और फिर बाद विच बैठ के इन्हां सारे उत्तरां नू एक एक करके बार बार रिवाइंड करके जरूर सुनो और नाल लिखी जाओ, क्योंकि लिखती प्रैक्टिस तुहाडे चंगे नंबरां दी गारंटी है। लो जी शुरू करते हैं। पहली कविता टुकड़ी जग तो न्यारी और कवि ने भाई वीर सिंह जिन्होंने पंजाबी साहित्य का पितामा, शब्द ध्यान नाल सुनो, पंजाबी साहित्य का पितामा भाई वीर सिंह जी ने पंजाबी साहित्य दी सारी विधावां, सारे वनगियां ते सारी वैरायटी उत्ते अपना हाथ जमाया और पंजाबी साहित्य नू उस समय बहुत धनी किया जदों कि अंग्रेज़ों ने पंजाबी साहित्य नू अंग्रेजी साहित्य हेठां समाप्त होने की कल्पना कर ली सी। ऐसे समय गुरु महाराज की कृपा नाल भाई वीर सिंह जी ने अमृतसर विच रह के इतना सारा साहित्य लिखा कि पंजाबी साहित्य जगत नू एक प्राण दिते, एक नवें तरीके की धड़कन दी। इस करके भाई वीर सिंह जी नू पंजाबी साहित्य के पितामा यानी फोर फादर कहा जाता है। लो जी सब तो पहला साडा प्रश्न है टुकड़ी जग तो न्यारी दा केंद्री भाव की है, थीम की है, मुख्य समस्या की है, ਇਹਦਾ सेंट्रल आइडिया की है। जो इसे भावना का कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सारी कविता का सार निचोड़ पता होना चाहिए। सब तो पहली गल असीं लिखांगे भाई वीर सिंह ने लिखी हुई टुकड़ी जग तो न्यारी उन्होंने कुदरत प्रति प्रेम और शरधा की निशानी के तौर पर मनी जाती, प्रतीक मनी जाती है। और इस कविता में जो कश्मीर की धरती है जो उन्होंने बहुत प्रभावित करती है, मन करके उसकी खूबसूरती नू वो इस धरती का हिस्सा नहीं सगों अर्शां तो आई हुई का वस्तु मानते हैं। इस करके है धरती पर छो आसमानी सुंदरता विच लिशके उस सुंदरता दे अर्शी यानी आसमानी यानी स्वर्गीय सुंदरता के नज़ारे है। लो जी हम स्क्रीन पर देखते हैं असी इस कविता का केंद्री भाव यानी थीम यानी सेंट्रल आइडिया यानी इस विच की क्या गया है। भाई वीर सिंह जी ने अपनी कवितावां विच कुदरत के प्यार बारे अपने विचार बड़े सुंदर तरीके नाल पेश किए। इस कविता विच भाई वीर सिंह जी की बहुत चर्चित कविता है जिस विच कश्मीर की रहस्यवादी और विस्मादवादी, विस्माद का मतलब बहुत हैरानी जी बयान न की जा सके, विस्मादमई सुंदरता का वर्णन किया कि जो कश्मीर की धरती है पूरी दुनिया में सब तो सोहनी मनी जाती है। कश्मीर की धरती पूरी दुनिया में सब तो सोहनी मनी जाती है। इस करके भाई वीर सिंह जी का विचार है कि इस धरती नू, कश्मीर के टुकड़े नू सृष्टि ने, कुदरत की देवी ने खुद अपने हत्थां नाल बनाया। इस करके इस कोई धरती वाला गुण नहीं है तो धरती उत्ते, परंतु वह आसमानी या स्वर्गीय सुंदरता का भंडार है। ऐसी इसका केंद्री विचार, केंद्री भाव। जो असी इसका सार बारे गल करते हैं तो असी लिखांगे यह कविता साडी पंजाबी दी लाजमी पंजाबी भाग 12 पुस्तक विचों ली गई है जिस विच भाई वीर सिंह जी ने कुदरत के अद्भुत नज़ारे कश्मीर की धरती के बारे अपने विचार पेश किए हैं। फिर असी लिखांगे भी भाई वीर सिंह जी इस कुदरत की अलोकार धरती यानी कश्मीर की धरती नू इस दुनिया की चीज़ नहीं मनते, सगों इस कश्मीर की धरती नू आसमानी यानी स्वर्गीय नज़ारियां नाल भरी हुई थां मनते हैं। जदों इस बारे वो कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना में इस तरह का ख्याल लियाते हैं, इस कश्मीर के टुकड़े नू धरती की वस्तु नहीं मनिया जा सकता, क्योंकि वो कल्पना में इस तरह का दृश्य साकार करते हैं भी असी आकाश विच देखा तो सानू कुदरत की देवी आकाश विच खेडदी हुई नजर आई। उसके मन च पता नहीं की आया, उसने स्वर्गां विचों अर्शां विचों एक मुट्ठी भर के चक ली। हुण उस मुट्ठी विच की कुछ आया
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਪਰਬਤ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਕਰੇਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਔਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇਵੇ ਕਹੇ, ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਚਸ਼ਮੇ, ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮੇ, ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਔਰ ਝੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ, ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਕਿਸ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਨ ਬਾਗਾਂ ਜੇ ਸੁੰਦਰ, ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਛਾਵਾਂ, ਸਵਰਗੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਬਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਜੰਗਲ, ਬਰਫਾਂ, ਮੀਂਹ, ਧੁੱਪਾਂ, ਬੱਦਲ ਔਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੇਠੇ ਤਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਰ ਛੋ ਅਸਮਾਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਉਸੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ 6 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਚਨਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਚਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਚਨਾ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਗੀਤ ਇੱਕੋ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੈਬਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਖੇਡਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੈਬਰ ਲਾਈ, यानी छहबर लगी है हुसन दे मंडल यानी अरशां विच लगी है। किसने लगाई है? कुदरत दी देवी ने। इत्थे देवी हो सकता है, कुदरत दी देवी हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकता है, पर तुसी ध्यान रखना है भी इत्थे कुदरत दी देवी नूं टिक मार्क लगाना है। फिर प्रश्न हुणी दस्सिया इस कविता विच चश्मे नाले नदियां और झीलां किस तरह जाप रहे ने भी वो निक्के निक्के समुद्रां वर्गे जाप रहे ने। प्रश्न हो सकता है भी कविता अनुसार मुट्ठी विच की कुछ आया? मुट्ठी विच आया अरशी नज़ारे। किहड़े-किहड़े नज़ारे मुट्ठी विच आए? परबत टिब्बे अते करेवे, इस तो इलावा ठंडियां छावां, मिठियां हवावां, बन बागां जे सुंदर, बहुत सुंदर जंगल, बहुत ठंडियां छावां और मिठियां ठंडियां हवावां इस मुट्ठी विच आईयां। इस तो इलावा होर की कुछ आया? बर्फां, मींह, धुप्पां ते बदल और तरह तरह दीयां रुत्तां, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਸ਼ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਯਾਨੀ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MCQ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ MCQ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤਕਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਸੁੱਟੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਵੀ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੇਡਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ? ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੋਹ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਵਰਗੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੁਸਨ ਮੰਡਲ ਯਾਨੀ ਸਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਭਰਿਆ? ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ। ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ? ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। फिर प्रश्न आ सकता है भी इस टुकड़ी जग तो नैरी कविता किस दी सुंदरता का बयान है? कि नैनीताल की सुंदरता है, या फिर उत्तराखंड की सुंदरता है, या पहाड़ों की राणी मसूरी की सुंदरता का बयान है, या फिर कश्मीर की? सानू पता है असी सिर्फ कश्मीर की सुंदरता वाली रहना है। टुकड़ी जग तो नैरी कविता कि छैबर लगी है? खुशियां छैबर लाई, खुशियां की छैबर यानी बरसात हो रही है। करेवे तो की मतलब है? करेवे का मतलब है टिब्बियां उत्ते पद्धरी थां। इत्थे पहाड़ां उत्ते समतल थां नहीं लिखांगे, इत्थे लिखांगे टिब्बियां उत्ते पद्धरी थां, वो है करेवे। अगला प्रश्न हो सकता है धरती दे रस स्वाद नज़ारे रमज अर्श दी चमके किस कविता विच लिया? सानू पता है इस विच टुकड़ी जग तो न्यारी कश्मीर की सुंदरता बारे है धरती पर छो आसमानी सुंदरता विच लिशके। किहड़ी धरती? कश्मीर की धरती। किन्ने लिखिया? भाई वीर सिंह जी ने लिखिया। हुण इत्थे भी प्रश्न आ सकता है कि भाई वीर सिंह जी ने इस कविता विच किहड़ी कल्पना किहड़ी कहानी घड़ी है अपनी गल नूं साबित करन लई? उत्थे लिखांगे भाई वीर सिंह अपनी कल्पना राहीं ऐसी कहानी का सिरजना करते हैं जिस विच अरशां विच यानी स्वर्गां विच आसमान उत्ते सुंदरता दी कुदरत दी देवी नूं खेडदिआं देखते हैं। उसके मन च पता नहीं की ख्याल आंदा है, वो स्वर्गां विच दौड़ के एक मुठ भर लैंदी है। कुदरत दी देवी दी उस मुठ विच किहड़ी किहड़ी सुंदरता दे नज़ारे आंदे ने असीं हुणी गल कर चुके हैं। फिर वो कित्थे सुटदी है? धरती ते सुटदी है, उस थां ते कश्मीर बन जांदा है। अखीर विच कवि कहंदे ने भाई वीर सिंह कि वो है तां धरती दी वस्त कश्मीर, परंतु जो उसकी छू है, जो उसके नज़ारे ने वो धरती दे नहीं सगों स्वर्गां दे नज़ारे ने। इस करके इस कश्मीर की धरती नूं स्वर्गां दी धरती आख्या जाता है। इस चैप्टर नूं खत्म करन तो पहला समाप्त करन तो पहला मैं बेनती करना चाहना तुसीं इस कविता नूं एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, सिरलेख याद करो, इस तो अलावा कवि का नाम याद करो। यह तुहानूं जरूर दे जरूर कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा। जे तुहानूं इस कविता के पूरा सार और पूरे क्वेश्चन आंसर देखने, पूरी कविता बारे सुनना है तो फिर साडी वीडियो नंबर LPO 433 यानी 433 नंबर वीडियो साडी जरूर देखो तां जो तुहानूं सारे शंके, सारियां जो दुविधा वो दूर हो जान। सो असीं टुकड़ी जग तो नैरी तो बाद असीं स्किप करते हैं ताज महल कविता वल। इस बारे साडी वीडियो नंबर है LPO 83, उसनूं जरूर देखना। जदों असीं ताज महल कविता की गल करते हैं सानूं पता होना चाहिए है प्रोफैसर मोहन सिंह द्वारा लिखी गई कविता है जिन्हां ने अपनी कवितावां विच समाजवाद की गल की है, रोमांसवाद की गल की है और प्यार की गल की है। हुण जदों असीं ताजमहल कविता की गल करते हैं सानूं पता होना चाहिए है कि यह समाजवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण ते लिखी हुई कविता है। समाजवादी या मार्क्सवादी दृष्टिकोण की हुंदा है? जदों कोई कवि अपनी कविता के राहीं किसी अमीर वर्ग की बेईमानी, उहदे जुल्म बारे गल करता है और उसका जुल्म जो गरीबां ते, किसानां ते, किरतियां ते हुंदा है, उन्हां किरतियां नूं उच्चा चुकण की गल करता है, बराबरी की गल करता है और पूंजीपतियां नूं, कैपिटलिस्ट नूं पिछे हटा के इन्हां किरतियां, मजदूरां, किसानां नूं अगे लिया की गल करता है। असी उस साहित्य नूं, उस कविता नूं मार्क्सवादी कविता या साहित्य कहने या फिर समाजवादी साहित्य कहने। यह जो कविता है समाजवादी साहित्य वाली है, समाजवादी या मार्क्सवादी गुणा वाली है। क्यों? क्योंकि एक सुंदरता है धरती उत्ते ताजमहल की। ताजमहल ऐसी सुंदरता है जिसनों दुनिया के सारे लोगों ने तकरीबन अपनी अखां नाल देख के सलाया, वाहवा की है। परंतु कवि अनुसार इस सुंदर इमारत नूं जिसनों कि शाहजहां मुगल सम्राट ने बनाया, इस अनोखी अद्वितीय सुंदरता के पिछे जो 20 साल की जुल्मां की कहानी है, इस दी सुंदरता नूं वो फिक्का कर दिंदी है। अखीर विच कहंदा है कि ओ हुसन है सचमुच जां उंजे ही छलदा, लख गरीबां मजदूरां दे हंजुआं ते जो पलदा। जेकर किसी सुंदरता पिछे लखां गरीबां मजदूरां उत्ते जुल्म की कहानी है, ऐसी सुंदरता नूं फिर इंसानी तौर पर सुंदर नहीं कहा जा सकता। यही इस कहानी का थीम, सेंट्रल आइडिया, विषय वस्तु है, मुख्य समस्या है। इस कविता विच प्रोफैसर मोहन सिंह ने ताजमहल की अद्वितीय सुंदरता नूं दो दृष्टिकोण के आधार पर पेश किया है। पहला दृष्टिकोण दुनियावी है, जदों वो ताजमहल की बड़ी मादक यानी हनेरे विच और नशे विच, नींद के नशे डुबी हुई दिखाता है भी जो परछावे ने, जो उसके उभार गोलाइयां ने, इस तो अलावा जो यमुना का कंढा है, जो हरियाला कंढा है, वो सारा किसी नींद विच गवाचे ने। जो दरखत ने, दरख्तां ते वेलां चढ़ियां, वेलां ते कलियां लगियां, कलियां विच गंधा ने, सारा जो आला दुआला है वो किसी मदहोशी विच, नींद विच मस्त पिया है। और इस सुते हुए वातावरण विच, इस दृश्य विच सिर्फ दो अखां कवि दियां जागदियां है, चिरागां दीवियां दे वांगू, जो इस सारी मदहोशी नूं अपने अखां नाल देख रही ने। और शाहजहां दी उस
ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, परंतु उस दा ਇਹ जो ख्याल है वावा वाला उदों टुटदा है ਜਦੋਂ उसकी कल्पना ਵਿੱਚ ਇਹ ख्याल आंदा है कि ਉਹ ताज महल ਦਾ जो गुंबद है ਉਹ एकदम ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੀਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसे दृश्य विच कवि का मन कुरला उठता है कि यह सुंदरता नहीं हो सकती क्योंकि यह लखां गरीबां मजदूरां दे हंजुआं ते बनी हुई है। इस करके सुंदरता नूं सुंदरता नहीं कहा जा सकता, सगों यह सुंदरता एक कोह यानी बदसूरती है। यह है इस कविता का सार, इसनूं थीम कह लो जां सार कह लो, इसनूं चेते रखना। कवि प्रोफैसर मोहन सिंह, कविता ताज महल। महल की जो स्पैलिंग है हाए सियारी नहीं है, महल महल हा ते अदक भी पाया जा सकता है। इस कविता विच सिरलेख विच स्पैलिंग है। सो असीं फिर प्रश्न करते हैं, शॉर्ट प्रश्न भी ताज महल कविता किस दी रचना है? सानू पता है प्रोफैसर मोहन सिंह दी। इहदे नाल दे प्रश्न है इस पाठक्रम विच किहड़ी लिखी कविता प्रोफैसर मोहन सिंह दी है? असीं लिखांगे ताज महल। फिर असीं कविता नूं दोबारा पढ़ना है और इस दे शब्दां नूं याद रखना है। बिरछां बूटियां दे परछावें नशियां नाल गड़ुंदे इंपोर्टेंट है। घाह दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो ऊंगे, जां फिर दुध चिट्टियां रंगदार मरमरां दे गल कत के बाही, सोहल पतलियां चांदियां रिश्मा सुतियां बेपरवाही। इस तरह के जो ब्लैंक्स ने वो आ सकते हैं, जां फिर लग टाणा गल वेलां सुतियां, लग वेलां गल कलियां, लग कलियां गल गंधां सुतियां, नींद वलेवें वलियां। इस तरह किसी प्रकार की लाइन नूं भरना यानी खाली थां भरनियां आ सकदियां ने। इस तो इलावा असीं गल करदे हां भी जो शांत सुत्ते जमुना दे कंढे जे ਉਹ किस तरह के ने? ਉਹ ਨੇ हरे भरे और सावें। सावें का मतलब हरे रंग के। ध्यान नाल सुनो भी जो शांत सुत्ते जमुना के कंढे किस तरह के ने? वो हरे भरे और सावें ने। सावें का मतलब है हरियाली नाल भरे हुए। नींद विगुती जलधारा नूं बन्नी विच कलावे। उन्हां किनारे ने सुत्ती हुई जमुना नूं अपने बाहां विच बन्निया होया है। फिर अगे क्वेश्चन आ सकता है भी कवि ताज महल की सुंदरता देख के किहड़े मुगल सम्राट दी सिफतां करदा है? सानू पता होना चाहिए यह जो ताज महल है मुगल बादशाह शाहजहां की रचना है, जिसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद विच इसनूं उसारिया सी, उसरवाया सी। फिर प्रश्न हो सकता है भी प्रोफैसर मोहन सिंह की कविता अनुसार काम करन वाले मजदूरां दे हत्थां पैरां की हालत किहो जिही है? उन्हां दे हत्थां ते छाले हन। ध्यान नाल सुणो, उन्हां दे हत्थां ते छाले ने और पैरां दियां बियाइयां पाटियां हुईयां ने। पैरां दियां बियाइयां दा मतलब है जदों सर्दी विच कोई बंदा बूट पा के या अपने पैरों नूं ढक के नहीं रहिंदा, फिर उसदे पैर विच दरारां आ जांदियां, उसनूं बियाइयां कहंदे है। इस तरह मजदूरां दे हत्थां विच छाले है और पैरां विच बियाइयां पाटियां। इहदा मतलब बहुत दुखदाई हालत है उन्हां दे हत्थां पैरां दी और शरीर दी। फिर प्रश्न आ सकदा है ताज महल किहड़ी नदी दे किनारे? सानूं पता होना चाहिए जमुना नदी दे किनारे। ताज महल का गुंबद टुटिया तो उस की कुछ निकलिया? उस लिखा है हड़ मजदूरनियां दा वगिया विच मजूर हजारां, चुक्की कहियां दुरमट ते से बज्जे विच वगारां। इसका भाव भी ताज महल का गुंबद टुटन ते उस विचों मजदूरा और मजदूरनियां दा हड़ निकलदा है। अगला प्रश्न हो सकता है भी ताज महल का काम करने वाले मजदूरां दे हत्थ किदां दे सी? उन्हां दे हत्थां विच छाले पे सी। उन्हें दस्सिआ उन्हां दी अखां विच की नज़र आ रहा सी? कवि नूं उन्हां दी अखां विच अथरू नज़र आउंदे ने। ध्यान नाल सुणो, उन्हां दियां अखां विचों अथरू नज़र आउंदे हन क्योंकि इत्थे लिखिआ है अखां दे विच छलकण अथरू, हिक्कां दे विच आहां। भी हाय है उन्हां दे मनां दे विच, हिक्कां दे विच। सो बच्चों इत्थे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भी इस कविता विच कवि मोहन सिंह दी हमदर्दी किस नाल है? इत्थे दो शब्द है। एक तां शब्द है शोषक यानी जो एक्सप्लॉइट करता है यानी अमीर वर्ग यानी पैसे वाला यानी मुगल बादशाह। एक है शोषित यानी मजदूर या किरती काम है जिन्हों का शोषण हो रहा है। जो शोषण कर रहा है वो शोषक है, जिसका शोषण हो रहा है वो शोषित है। किस धिर वाल उसकी रुचि है, हमदर्दी है? वो शोषित यानी जिसका लहू चूसिया जा रहा है, जिसका शोषण एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उस धिर वाल है। यह शोषक है शोषण करने वाला, एक्सप्लॉयटेशन करने वाला। यह शोषित है जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस धिर वाल है शोषित धिर वाल उसकी हमदर्दी है। इसनूं ध्यान नाल याद रखना। एक होर प्रश्न आ सकता है भी ताज महल कविता विच कवि की हैरत क्यों वधदी जाती है? असीं लिखांगे
ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਭਵਨ ਕਲਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ हैरत वधदी जावे, यानी मुगलों की कला और सुंदरता का जो रुचि है ना उसनों देख के कवि की हैरानी वधदी जाती भी कोई बादशाह भवन कला का इन्ना उत्तम नमूना भी उसार सकता है, उसकी हैरत यानी हैरानी वधदी जाती। फिर इत्थे भी आ सकता है भी ताज महल के कविता के अंत में कवि ने किहड़ी गल ते प्रश्न चिन्ह लाया, उसने ताज महल की खूबसूरती की असलीयत उत्ते प्रश्न चिन्ह लाया है, क्योंकि अखीर विच कविता का सार है, कविता की रूह है कि ओ हुसन हुसन है सचमुच जां उंजे ही छलदा। यह सुंदरता सचमुच की सुंदरता है कि धोखा जां छलावा है। लख गरीबां मजदूरां दे हंजुआं ते जो पलदा, जो लखां गरीबां मजदूरां दा खून चूस के बनी है। सुंदरता की बेमिसाल जो इमारत ताजमहल की वो सुंदरता है कि नहीं है, इस गल का निर्णय इस गल ते हुंदा है कि वो जुल्म दे आधारित होकर बनी, इस करके विश्व का यह जो उत्तम नमूना है जो वंडर विच शामिल है इसनूं सुंदर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस मुगल बादशाह ने अपने ख्यालों को पूरा करने लई उसने गरीबां दा खून पीता। फिर प्रश्न आ सकता है कवि ताजमहल की खूबसूरती को किस दृष्टि नाल देखदा है। हुण कवि ताजमहल की खूबसूरती इसकी उसारी करने वालियां मजदूरां जां कामियां दे शोषण की दृष्टि नाल देखदा, उन्हां दा एक्सप्लॉयटेशन होया है। कवि के अनुसार कि इस ताजमहल की सुंदरता को सचमुच खूबसूरत कहा जा सकता है, क्योंकि यह जुल्म की बुनियाद ते जुल्म के आधार पर खड़ी है। मजदूरों और कामे नाल जो वधीकियां कीतियां, जो बेइंसाफियां कीतियां, जुल्म की बुनियाद ते खड़ी खूबसूरती कवि की दृष्टि में कोई खूबसूरती नहीं सगों एक छलावा, एक धोखा है। हुण प्रश्न होर भी हो सकता है भी खूबसूरती के सिरजण नाल भी खूबसूरत इमारत के बनाण दे नाल जो शोषण है उसकी खूबसूरती नूं किवें प्रभावित करता है। इत्थे जो कवि कहना चाहता है कि इतनी खूबसूरत इमारत दरअसल सुंदर नहीं है, क्योंकि इस पिछे हजारां लखां गरीबां और मजदूरां दे उत्ते जो जुल्म होया है इस करके इसकी सुंदरता बेमानी है, वो दरअसल सुंदरता नहीं, सुंदरता के नाम एक बहुत बड़ा धोखा है। इत्थे एक शब्द याद रखना, पहले भी पिछली वीडियो च ऐसी वगार, वगार का मतलब है बिना पैसे कराई गई जबरदस्ती, जबरी मेहनत, जबरी मजदूरी, इसनूं कहा जाता है वगार। ताजमहल की इस उसारी विच लखां हजारां मजदूरां कोलों वगार यानी बिना पैसे दिते मजबूरी विच जुल्म कर करके काम कराया गया। इस करके इन्हां सारे प्रश्नों को याद रखना। हुण असीं अगली कविता वल वधदे हां जो है नंद लाल नूरपुरी की लिखी चुम चुम रखो। यह जो चुम चुम रखो कविता है यह सिख इतिहास के उस पन्ने वाल इशारा करती है जदों छोटे साहिबजादे ਵੱਡੇ साहिबजादे इन्नियां छोटियां उम्रां में शहीद हो गए। यह जो कविता विशेष तौर पर उस समय का बयान करती है जदों माता गुजरी, कई जगह ते कई हेल्प बुक में लिखा है माता जीतो जी, परंतु यह ध्यान नाल देखण वाली गल है जदों साहिबजादे जंग के मैदान में जूझण गए और शहीद हो गए उस समय माता जीतो जी नहीं सी, सगों माता गुजरी जी उस समय के दौरान सन। इस करके माता गुजरी जी के ख्यालात नूं जो नंद लाल नूरपुरी है अपनी कविता विच सजीव करता है या बयान करता है। सो इस प्रश्नों को देखने तो पहले तुसीं LPO 213 LPO 213 जरूर देखना तां जो इस कविता के सारा सार और इसके जितने प्रश्न है तुहानूं पता लग जाण। हुण असीं गल करते हैं इस कविता के सार की, इस कविता के केंद्री भाव की। सार का मतलब पूरी कविता का इन बिन अर्थ करना और केंद्री भाव इस पूरी कविता में की क्या है, किहड़ी समस्या है, किहड़ा थीम है, किहड़ा केंद्री विषय है। जो असीं केंद्री विषय बारे या थीम बारे गल करते हैं तो इस विच यह गल ध्यान नाल लिखना भी चुम चुम रखो कविता नंद लाल नूरपुरी की लिखी हुई सिख इतिहास की पिठ भूमि पर आधारित है, जिस विच माता गुजरी जी जंग विच गए, चमकौर की जंग विच गए, अपने दो वड्डे साहिबजादियां की उड़ीक, इत्थे उड़ीक की गल करनी है, उड़ीक कर रहे हैं अते बाबा जुझार सिंह की कलगी नूं संभाल के रखण लई गल करते हैं। प्रश्न आ सकता है फुल्लां नाल गुंदो लड़ी हीरियां दे हार दी, हीरियां दे हार दी लड़ी किस नाल गुंदन लई क्या है, फुल्लां नाल, फुल्लां नाल किस लड़ी नूं गुंदन लई क्या है, हीरियां दे हार दी। इत्थे हीरे का मतलब है साहिबजादे और सिपाही का मतलब है साहिबजादे। और फिर आएगा चंदा दे चेहरियां ते चंद मुस्काणगे, इत्थे चंद का मतलब है वड्डे साहिबजादे, इत्थे चंद का मतलब है खुशी। चंदा दे चेहरियां ते चंद मुस्काणगे, इत्थे चंद्रमा मुस्कुराण का मतलब है खुशियां आ जाना, इत्थे चंदा का मतलब है मेरे वड्डे पोतरे यानी वड्डे साहिबजादे। जो असीं इस दे सार की गल करते हैं सानूं पता होना चाहिए भी चुम चुम रखो गीत नंद लाल नूरपुरी का लिखिया है, जिन्हां ने पंजाबी
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਗੁੰਦਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗੋਰੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਚਮਕਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਔਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਗੋਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਵਰਡ ਹੈ ਗੋਰੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਦਾਦੀ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨੈਣ ਆਏ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭਜਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਜਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਘੋੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਘੋੜੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਕੌਣ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਕੌਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੜਿਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਰੀਆਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਗੀਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੁਗਾਤ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਗਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹਿ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਕਲਪਨਾ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਕਿੱਸਾ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਯਾਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਫਰ। ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਯਾਨੀ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਦਰਦਮਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਜੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਯਾਨੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਾਰਮਿਕ ਹਾਲ ਯਾਨੀ ਦਰਦ ਭਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕਵਿਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ। ਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਹ, ਕਿਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਨਾਬ ਯਾਨੀ ਚਨਾਹ। ਬੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜੰਗਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੂ ਲੂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਜਾਊ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਨਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵੰਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਵੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਸੁਰੀ, ਜੇ ਵੰਜ ਯਾਨੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਵੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੰਜ ਯਾਨੀ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਜਲੀ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵੰਜਲੀ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਵੰਜਲੀ ਰਾਂਝਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਕਿਸ ਕਾਵ ਰੂਪ ਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ 1947 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ LPO 216। 216 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 216, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰੀ ਬੜੀ ਮਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਨਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਖੋਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਸ ਉਮਰ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 4 ਜਾਂ 5 ਵਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 3 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ? ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਤਾ ਜਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਉਸ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਵ ਕਲਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰਮਿਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੱਜਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ और बच्चा अपनी और अपनी मां की त्रासदी वाली यानी ट्रेजिडी वाली हालत नूं बयान करता है, क्योंकि पिता दा साया सिर तो उठ जाण पिछों अपने बचपन नूं माण नहीं सकदा और जिस दा दुख उसनूं सारी उम्र रहिंदा है। अजिही स्थिति विच मां ते बच्चे दे चेहरे ते हमेशा उदासी रहिंदी है और जो उसकी माँ विधवा औरत अपनियां नज़रां नीवियां करके शर्म करके लोकां दियां मंदियां नज़रां तो बचदी है। जदों बच्चा वड्डा हुंदा है उसनूं इस गल दा दुख रहिंदा है कि उसका बचपन अजे भी नहीं आया, क्योंकि जो बचपन उसने बचपन च हंडाणा सी पिता तो बिना या मां दे उस संघर्ष विच अपने बचपन नूं नहीं मान सकिया और बचपन विच ही जवान हो गया, समझदार हो गया। इस गल दा उसनूं बड़ा दुख है कि वह अपना बचपन नहीं मान सकिया, यानी उस कोलों उसदे बचपन की मासूमियत खोई गई। जो असीं इसे संखेप प्रश्न करांगे, सानूं प्रश्न आ सकता है भी लाजमी पंजाबी विचों डॉक्टर हरभजन सिंह दी तुहाडे सिलेबस विच किहड़ी कविता? असीं लिखांगे मेरा बचपन। प्रश्न पलट के आ सकता है मेरा बचपन कविता किस शायर दी है, किस कवि दी है? असीं लिखांगे मेरा बचपन कविता किस कवि दी, किस शायर दी रचना? असीं कहांगे डॉक्टर हरभजन सिंह दी। मेरा बचपन कविता विच किस रिश्ते की गैर हाजिरी करके बच्चे का बचपन मासूमियत रुल जाती है? पिता की मौत करके। हुण पुत्र दे छेती छेती गभरू हो जाती लोचा किस दे मन विच है? मां दे, क्योंकि मां कहती है मेरे बूटे गभरू हो जा तेरी छावें मैं सो जावां, कदे कदे बालां दे कुछड़ सौण नचिंत निकरमण मावां। क्योंकि मां यह सोचती है वो जो छोटा जिहा बच्चा उस दे इस हालात विच उसदा एकमात्र साथी एकमात्र रक्षक है, वो अपनी उम्र तो पहले ही वड्डा हो जाए ताकि एक छोटे बूटे तो वड्डा दरखत बन जाए, जिस दी छां हेठ जिस बच्चे की परवरिश हेठ वो मां अपने जो बाकी दे दिन है वो सुखी सांदी बिता सके। कई बार इदां भी हुंदा है भी बच्चे अपनी मां की गोद च नहीं सुखपूर्वक सौंदे। कई बार जो बदकिस्मत मावां हुंदियां वो भी अपने पति दे दुनिया तो जाण तो बाद अपने पुत्तां दी गोद विच बेफिक्र सुरक्षित महसूस करदियां। हुण प्रश्न है मेरा बचपन विच मां ने अपने हाथी किहड़ी चिता जलाई? अपने पति दी चिता जलाई। हुण घर दे वेड़े विच किहड़ी कहानी मरी? वो सी एक सी राजा एक सी राणी। हुण ये प्रश्न हो सकता है भी रात दे पाले विच या ठंड विच सुन विच कौन सुते पे ने? मां ते पुत्र किस तरह सुते पे ने? नेरे नूं अपने उत्ते ओढ़ के हनेरे नूं दुख नूं अपने उत्ते लै के सो रहे ने और उन्होंने नींदर नहीं आती, क्योंकि गरीबी करके और मजबूरियां करके उन्हों का वो समय वो दुख और भुख विच बतीत हुंदा है। हुण इत्थे मां की कल्पना करती है? वो कल्पना करती है कि बच्चा उसकी हिक नाल लग के सौ जावे, क्योंकि जिस थां तेरा बाप सिधाया उस थावें कोई पाप ना आवे। नहीं, मेरे तो तेरा पिता दूर हो गया, विछड़ गया, मर गया, हुण मेरे कोल कोई पाप वाला कर्म या पाप वाली नज़र ना आवे, यानी मैं उस दुनिया दियां माड़ियां नज़रों तो महफूज रवां। इस करके अपने बच्चे नूं दुख विच भुख विच अपनी हिक नाल ला के सौंदी है ताकि महफूज रवे। प्रश्न है भी साडे वेड़े मरी कहानी एक सी राजा एक सी राणी, ये किहड़े राजा राणी की गल कीती है? इत्थे बच्चे का जो राजा उहदा पिता है, एक राणी है जिहड़ी उसदी मां है। हुण बच्चों नूं सुनाई जाण वाली राजे ते राणी की जो कथा है इस वेड़े विच नहीं जन्मी, क्योंकि इस वेड़े विच राजा तो मर गया और राणी कल्ली रह गई अपने पुत्र नाल। इत्थे वो कहानी मरी है राजे ते राणी दी। हुण एक पिताहीन बच्चा बचपन तो किहो जिहा बन जांदा? असीं कहांगे समझदार बन जांदा है। हुण कवि यानी बच्चा अपनी मां दा की है? अपनी मां दा परछावां है। कवि दे पिता दा अंतिम संस्कार किसने किया? मैं पात्र यानी कवि दे पिता दा अंतिम संस्कार किसने किया? बच्चे ने, मुंडे ने नहीं, उसदी मां ने। क्योंकि कहता है कि जदों मैं 2 साल 3 4 या 5 साल दा सी उस समय मां कहती है कि वह पिता चला गया सी और कहती है एक दिन मां ने बात सुनाई किवें उसने अपने हथी पिता मेरे दी चिता जलाई। फिर कुरलाई नहीं नहीं, मैं अपने हथी तेरा बचपन आप जलाया, मेरा बचपन उदों ना आया, मेरा बचपन कद आवेगा। भाव
उस समय उस बच्चे कोलों उसका बचपन खोया गया सी, एक पत्नी कोलों उसके सिर का साया खोया गया सी। वो समा हुण मुड़ के नहीं आएगा, भावें जो मैं पात्र है, जो लेखक है, कवि है, वो वड्डा हो चुका है, परंतु बचपन का वो जो सुनहरी समा, खुशियां वाला, मुस्कुराण वाला समा उस बच्चे नूं वो खोया गया और उसी जगह उसनूं समझदारी का शराप मिलिया, यानी बचपन विच वो समझदार बन गया। यह सब तो वड्डा दुख है उस बच्चे के बचपन लई। हुण प्रश्न है, इस कविता विच किहड़ा रिश्ता इस कविता विच विचरदा है नहीं, घुमदा है नहीं, नजर आउंदा है? असीं कहांगे पिता पुत्र वाला नहीं, वो तो खत्म हो गया। असीं कहांगे मां और पुत्र वाला रिश्ता इस पूरी कविता में सानू नजर आता है। इस गल का ध्यान रखा जाए। सो बच्चों, हुण है लाजमी पंजाबी भाग 12 विचों साडी आखिरी कविता गीत, जो लिखी है शिव कुमार द्वारा, और साडी वीडियो है LPO 217 इस वीडियो ने जरूर देखो और उसके शॉर्ट क्वेश्चन लिए इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, दोबारा बार बार वेखो और इस सारी गल तुसीं लिख लेना। सो गीत कविता जो शिव कुमार बटालवी की लिखी है उसकी असीं हुण चर्चा करते हैं। सो प्रश्न आ सकता है, शिव कुमार बटालवी की तुहाडे पाठक्रम सिलेबस विच किहड़ी कविता? असीं लिखांगे गीत। गीत किस दी कविता है? पलट के आएगा प्रश्न, लिखांगे शिव कुमार बटालवी दी। शिव कुमार बटालवी अपने गीत विच किस नूं संबोधित करदा है? कवि कहंदा है, पट्ठी वालीए चंबे दिए डालीए पीड़ां दा परागा पुंदे। इसका मतलब पट्ठी वाली नूं संबोधन करदा, उसनूं एड्रैस करदा है। कवि पट्ठी वाली नूं छेती छेती करन लई क्यों कहंदा है? क्योंकि शाम का समा हो गया है, उसने बहुत दूर जाना है और उस पिंड का राह बहुत माड़ा है। इत्थे पिंड बहुत दूर है, शाम का समा हो गया, इसका मतलब है भी उसकी जिंदगी का हुण अंतिम समा आ गया है। उसके यार दोस्त मित्र प्यारे सारे इस राहों गुजर चुके हैं। अज दुखों के मारे शिव कुमार की अपनी वारी है, समा उस कोल ज़्यादा नहीं है, इस करके अपने गीतों को होर वो तत्ता होर गंभीर होर दुखदाई कर लेना चाहता है, ताकि इन्हां दुखों विच वो अपने विछोड़े दे सल नूं, विछोड़े की चोट नूं वो होर तेज कर सके और दुनिया तो दुख का भरिया होया जा सके। इस करके पट्ठी वाली नूं अपने दुखों नूं होर वधाउण दी, होर सेक लाउण दी, होर राड़न की गल करदा है। फिर यह भी प्रश्न आ सकता है, मेरी वारी पत्तियां दी पंड सिल्ली हो गई, मिट्टी की कड़ाई तेरी कानू पिल्ली हो गई, यह भी आ सकता है। हुण कवि कोल किन्नी क चुंग है? चुंग का मतलब है पट्ठी वाली कोल किन्ने कु दाने लैके, वो कहता लप को, बोरी भर के नहीं है। लप का मतलब जो उसकी बुक विच आया है उसनूं लप के, उस कोल लप को दाने। इत्थे लप को दाने का मतलब है भी जो उसके दुख ने एने कु ने और छेती छेती उन्होंने निपटा दे, उसके जीवन को होर दुखदाई बना दे। सो इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी आ सकता है भी शिव कुमार की इस कविता गीत के सुर किहड़े? असीं कहांगे उदास सुर वाली कविता। पट्ठी वाली औरत किस तरह की है? इत्थे लिखिआ वो बहुत खूबसूरत है। पट्ठी वालीए चंबे दिए डाली, चंबे फुल नूं भी कहंदे हैं। चंबा हिमाचल च घाटी का नाम, एक वैली का नाम भी है। इत्थे जो पट्ठी वाली है वह चंबे दे फुल वर्गी खूबसूरत है। हुण प्रश्न है, मट्ठा मट्ठा ताप किस नूं चढ़िया है? मट्ठा मट्ठा ताप चढ़िया है तारियां नूं। तारियां नूं चढ़ गया मट्ठा मट्ठा ताप नहीं, इस कविता विच लिखिआ है। हुण बेलियां यानी जंगलों विचों कौन वापस आ गया? बेलियां तो मुड़ आईयां मज्जियां ते गावां नहीं। जिस थां ते नरेटर यानी कवि जाना चाहता उसका रस्ता किदां दा है? कहंदा उस पिंड दा सुणींदा राह माड़ा। इत्थे ऐ नहीं लिख सकते कच्चा है, उबड़ खाबड़ है, पक्का है। इत्थे लिखिआ है उस पिंड दा सुणींदा राह माड़ा, यानी माड़ा रस्ता है। हुण प्रश्न यह भी आ सकता है भी कविता विच जो कवि शिव कुमार किसनूं संबोधन करता है? असीं पहले भी कर चुके हैं, वो सारी कविता पट्ठी वाली नूं ही संबोधन करता है। वो किसी मां नूं, किसी दादी परिवार की किसी स्त्रियां प्रेमिका नूं नहीं, सगों पट्ठी वाली नूं समर्पित करता है, उसनूं संबोधन करता है। प्रश्न यह भी आ सकता है भी कौन विरलाप कर करके सो गईयां हन? सो गईयां हवावां कर कर विरलाप नहीं। इत्थे हवावां सो गईयां ने रो रो के। बिरहा दा कवि कौन है? ध्यान नाल सुनो, बिरहा दा कवि है शिव कुमार बटालवी। इत्थे गीत किहो जी रचना है कि वह करुणामयी है, कि वह विषादमयी है, कि मजाकिया है, देशभक्ति वाली है? इत्थे लिखांगे विषाद। विषाद का मतलब है अपने मन के अंदरले दुखों का प्रगटावा करने वाली जो कविता है विषादमयी कविता कहा जाता है, दुखमयी कविता, ट्रेजिडिक कविता कहा जाता है। सो इस तरह जो साडी अज दी रिवीजन है जिहड़ी कि कवितावां बारे सी, जो 6 कवितावां तुहाडीआं आईयां ने उसनूं बड़े संखेप तौर पर इक्को वीडियो 'च असीं डिस्कस किया है। जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैनूं लगदे सी भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तुसीं उसनूं सुनिया, उसनूं लिख लेना, बार बार दोहराना। जदों पेपर तो पहलां इस वीडियो नूं सुन के जाओगे तां तुहाडीआं ਉਹ 6 ਦੀਆਂ 6 कवितावां ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ सोच, ਤੁਹਾਡੀ याद ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ मैमोरी ਵਿੱਚ फिक्स हो जाणगीਆਂ। इस करके इस वीडियो तो बाद अगली जो वीडियो उसनूं जरूर तुसीं देखना, वॉच करना। जे अजे तक तुसीं साडी वीडियो नूं शेयर नहीं कीता जां फिर साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, माँ बोली करके, माँ बोली की भलाई करके इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। इस समय इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।